गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो चैप्टर हैं, दो क्वेश्चन आपके गारंटीड हैं। मिनिमम दो क्वेश्चन मान के ही चलो, हो सकता है ज़्यादा भी आए। अभी भी ईएम वेव में तो थियोरेटिकल क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस दिख रहे थे इस बार, जो आ भी गया था। ऑर्गन पाइप यहाँ थोड़ी आती है, वो क्लास 11th वेव्स में आती है, ये क्लास 12th वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं एसी में। देखो सबसे पहले तो हमें ये कुछ रिजल्ट याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन 0 टू एन टी साइन के ओमेगा टी डी टी या कॉस हो, आंसर 0 आएगा। एन टी टी टाइम, यहां पर टी होता है तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जैसे साइन कॉस फंक्शन है तो उनका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई। और एन क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, मतलब 0 से 2 पाई 4 पाई। यदि इसमें है तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और साइन स्क्वायर है तो एन टी बाई 2 आएगा। ये रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि एसी में ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें यहां पर एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते समय ये काम आता। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास में ईएमआई में जो लास्ट इक्वेशन आती है, लास्ट इक्वेशन क्या आती है, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन आई थी ईएमआई चैप्टर के लास्ट में, अल्टरनेटिंग जनरेटर एसी जनरेटर से। तो हम इसको यहाँ पर E बराबर ई मैक्स लिखते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं V ऑफ टी बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ये है हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर V नॉट क्या है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, या फिर ओमेगा बराबर वही 2 पाई एफ। ये वही कहानी है जो सर्कुलर मोशन में पड़ी थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर हमने लिया v ऑफ टी, यहां पर हम लोग लेते हैं या तो t लिख देते हैं या ओमेगा टी लिख देते हैं या थीटा लिख देते हैं, वॉट एवर। यहां पर ग्राफ बनेगा ये वाला साइन का। तो साइन का ये ग्राफ हमें याद होना चाहिए। अब यहां पर बेसिक चीज क्या है कि यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर पाई है, यहां पर 2 पाई है, फिर यहां पर 3 पाई है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये वी नॉट या वी एम, जैसे हमने वी नॉट लिख दिया तो मैं वी एम लिख देता हूं, मेरे को वी एम की आदत थी लेकिन अभी ठीक है। और ये वाला नीचे माइनस वी एम बराबर। यहां पर साइकिल का रिपीटिशन कहां से शुरू हो रहा है, यहां से। तो ये जो टाइम पीरियड है, एक साइकिल का टाइम पीरियड कैपिटल टी, इसमें लगने वाला जो समय है, एक साइकिल कंप्लीट होने में लगने वाला समय टाइम पीरियड। बेसिक चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर क्या बेसिक सवाल बन जाते हैं कभी कभी कि इस तरह का इक्वेशन दे दिया और कुछ कुछ चीजें पूछ ली। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, v ऑफ टी बराबर दिया है 100 साइन 314 टी। तो तुम्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, v ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। कंपेयर कर लोगे तो तुम्हें एम्पलीट्यूड कितना मिल जाएगा, सीधा सीधा वी एम बराबर 100 वोल्ट। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है ओमेगा, ये आएगी तुम्हारी 314, और यूनिट पता होनी चाहिए रेडियन पर सेकेंड। अगला है तुम्हारा ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा को यदि मैं 2 पाई एफ लिख दूं तो 2 पाई एफ बराबर 314। तो यहां से एफ आएगा 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सॉल्व कर लो, योर आंसर विल बी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड कितना आएगा, तो टी बराबर आएगा 1 बाई एफ, दैट इज 1 बाई 50। तो कितना आएगा, 0.02 सेकेंड। यदि मैं इसको बना रहा हूं तो इसकी कहानी बड़ी ही आसान है। कहानी ये है कि तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि भाई देखो ये जो है, इसको यदि मैं टाइम पीरियड के फॉर्मेट में डालूं
देखो यहां पर तुम्हारा एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, तो ये वाला जो टाइम है वो है t/2, और इसमें भी यदि मैं बात करूं तो देखो ये है तुम्हारा t/4, और यहां पर ये वाला आएगा 3t/। तो यहां पर कई बार सवाल ऐसे आ जाता है कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में लगने वाला समय तो कितना आएगा t/4, मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक आने में t/4, पॉजिटिव मैक्सिमम से नेगेटिव मैक्सिमम तक t/2 बराबर, और 0 से वापस 0 आने में t/2। तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो सकते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरेज, कोई भी इंस्टेंटेनियस, देखो अब ये जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है हमारे पास, इसकी हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने का तरीका यही रहने वाला है। v एवरेज 0 to t v ऑफ t dt 0 to dt। मैं इसको यदि लिखता हूं यहां पर तो ये आएगा v एवरेज बराबर इंटीग्रेशन 0 से t तक Em साइन ओमेगा t और dt होल डिवाइडेड बाई 0 से t dt जो है ना, इसको हम क्या लिख देते हैं पता है, सिर्फ 1/t सीधा सीधा यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये आने वाला वही है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी तुम्हारे पास में यदि सिमेट्रिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन, जैसे अभी हमने बनाया ये वाला, तो देखो ये ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों सिमेट्रिक हैं। तो इस सिमेट्रिक फंक्शन के केस में ऊपर जो है, मतलब ये जो लिमिट है, लिमिट्स जो होंगी वो तुम्हें हाफ लेनी है। कैसी लेनी है? हाफ। कब? फुल लिमिट नहीं लेनी है। कब? जब फंक्शन सिमेट्रिक है तो। क्यों? नहीं तो क्या हो जाएगा, तुमने पूरी लिमिट ले ली तो आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। तो हाफ लिमिट लेनी है, अर्थात तुम्हें हाफ साइकिल के लिए ही सॉल्व करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसी में जब भी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जब कभी भी फंक्शन सिमेट्रिक दिया है तो आपको क्या करना है, हमेशा हाफ साइकिल के लिए लिमिट्स अप्लाई करनी है, अदरवाइज आंसर 0 हो जाएगा और आंसर गलत आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको यदि मैं फुल साइकिल के लिए सॉल्व करूंगा तो आंसर 0 आएगा, तो इसको हमें सॉल्व करना है 0 से लेकर के t/2 तक की लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहां पर जो v एवरेज आएगा वो आएगा 2vm अपॉन पाई, दैट इज 0.63 टाइम्स vm, और ये वाला रिजल्ट हमें याद ही रखना है। ये वाला रिजल्ट हमें याद ही रखना है। डायरेक्ट एवरेज का सवाल आया तो डायरेक्ट हमें इसको इसी बेसिस पर सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ चलो आगे। अब जैसे यहां पर पूछा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर आई ऑफ टी 100 sin 3/140। तो देखो यहां पर ये जो है ये है तुम्हारा आई एम, तो मैंने अभी क्या बोला, आई एवरेज, फिर मैं क्या लिखूंगा 2im अपॉन पाई, दैट इज 2 into 100 डिवाइडेड बाई पाई। तो या तो मैं लिखूंगा 200 अपॉन पाई, या फिर मैं लिखूंगा आई एवरेज बराबर 0.634 होता है आई एम, तो मैं लिखूंगा 0.634 इंटू 100, दैट इज 63.4 एम्पियर। दोनों आंसर सही हैं। अब तुम्हें ध्यान यही रखना है कि ये रिजल्ट याद है तो सवाल बड़ा ही आसान है, रिजल्ट याद नहीं है तो तुम इसमें उलझ जाओगे, इंटीग्रेशन से सॉल्व करते बैठना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, मतलब तुम्हें पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसका एवरेज लेना है और फिर उसका रूट लेना है। तो वी आर एम एस विल बी इक्वल टू, देखो ये अंडर रूट का साइन लगा दिया मैंने, अब इंटीग्रेशन 0 to t वी स्क्वायर टी डी टी अपॉन
इंटीग्रेशन 0 टू टी और dt। जैसे एवरेज में हमने सिमेट्रिक फंक्शन के लिए हाफ किया था, ऐसे यहां पर करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है p ऑफ t बराबर Vm साइन ओमेगा t, इस फंक्शन के लिए RMS वैल्यू जो आएगी वो आएगी Vm अपॉन रूट 2, दैट इज इक्वल टू 0.707 Vm। ये भी हमें रिजल्ट याद रखना है, बड़े ही आसान से रिजल्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एवरेज वैल्यू आ रही है 0.634 और आरएमएस आ रही है 0.707, बिल्कुल। दूसरा एवरेज का था 2Vm अपॉन पाई और एक था आरएमएस के लिए रहेंगे Vm अपॉन रूट 2। चल आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक ये फंक्शन कई बार डायरेक्ट आ जाता है V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी। तो इसका जो RMS वैल्यू आएगी ये हमें रिजल्ट याद रखना, अंडर द रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। सीधा पूछ सकते हैं। तो यहां पर V1 का एक नंबर आएगा, V2 का एक नंबर आएगा, दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो और रूट ले लो। डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखना है इसका। फंक्शन क्लियर है, V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी ही होना चाहिए, तब इसका यही रिजल्ट याद रखना है। अगला है, अब यहां से तुम्हारे सर्किट चालू हो जाते हैं, बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट। कहानी देखो ऐसे शुरू होती है कि हमारे पास में एक रजिस्टर है R वैल्यू का, इसको यदि हमने प्योर एसी सर्किट में लगाया तो ये आएगा V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब देखो यहां पर कुछ कुछ चीजें समझो। सबसे पहली बात, यदि मैं तुमसे VRMS बोलूं तो ये तुम्हारे पास सीधा सीधा Vm अपॉन रूट 2 आ जाएगा। लेकिन कई बार VRMS जो होता है ना, इसको सप्लाई वोल्टेज भी बोलते हैं। मतलब यदि सवाल में सिर्फ सप्लाई वोल्टेज लिखा है तो वो तुम्हारा RMS वैल्यू होगा, लेकिन यदि V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी मेंशन है सप्लाई वोल्टेज के साथ में इक्वेशन के फॉर्मेट में, तब यही यूज होगा। लेकिन तुमको बोला सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ये चीज क्या है, RMS है, ये याद होनी चाहिए। अब यहां पर देखो सर्किट में जो भी करंट हम मेजर करेंगे, एमीटर से जो भी वैल्यू आएगी, एमीटर जैसे मान लो मैंने यहां पर एक एमीटर लगाया हुआ है, तो ये जो एमीटर है ये RMS वैल्यू मेजर करेगा किसकी, करंट की। तो यहां पर मैं सीधा सीधा IRMS जो आएगा वो आएगा VRMS अपॉन R। नेक्स्ट, इसमें इक्वेशन यदि पूछे करंट की तो I ऑफ टी बराबर आएगा Im साइन ओमेगा टी ही आएगा सीधा सीधा, और Im जो आएगा वो आएगा तुम्हारा Vm अपॉन R। नेक्स्ट, इसमें इसका यदि मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, क्या करूं, वेवफॉर्म्स, तो भैया देखो वेवफॉर्म कैसे बनेगी। तो वेवफॉर्म के लिए हमें एक वोल्टेज की बनानी पड़ेगी। तो देखो ये बन गई मेरी वोल्टेज की, मान लेते हैं ये है वोल्टेज की। तो करंट की कैसे बनेगी, तो करंट की ऐसे सेम बनेगी लेकिन छोटी बनेगी, सेम बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। और एक लास्ट चीज, फेजर डायग्राम। तो भैया देखो ये वोल्टेज का है तो करंट का भी इसी लाइन पर रहेगा लेकिन छोटा रहेगा। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात जो तुम्हें पता होगी कि फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री। फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। अब फेज डिफरेंस 0 होने पर पावर फैक्टर क्या आएगा, 1। मैं लिख, पावर फैक्टर यहां पर कितना आएगा, 1। और एवरेज पावर जो आएगी सीधी सीधी, P एवरेज कितना आएगा, PRMS इंटू IRMS। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं प्योर रजिस्टर के केस में। अब इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो जिसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बातें मैंने बताई हूं। अगला है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट याद होने हैं। अब मैंने कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़े थे, मुझे लगा कि मैं आराम आराम से
अलग अलग पेजेस पे कराऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक ही पेज पे सब डेटा हम कवर कर लेते हैं, बड़े ही आराम से हो भी जाएगा। अगला है बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर। बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर। एक सेकेंड इसको, तो प्योर इंडक्टर में हम क्या करने वाले हैं भाई, हम एक इंडक्टर का सर्किट बनाएंगे, एल, सिर्फ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर की मैं पहले चर्चा कर रहा हूं। अब देखो, अब यहां पर कहानी क्या होगी, ये तुम्हारा v ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी होगा, बिल्कुल एज इट इज। अब नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, हम तो यही मान रहे हैं, हमारे पास यही वोल्टेज है, कोई चेंज नहीं। अब जब भी इंडक्टर सर्किट में होगा तो सबसे पहली बात ये ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, जिसे हम कहेंगे XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन AC सर्किट। XL का फॉर्मूला आएगा या तो ओमेगा L, या फिर XL बराबर हम लिखेंगे 2 पाई FL ओम। यूनिट क्या होगी इसकी, यहां से हमें V ऑफ टी से हमें डायरेक्टली क्या मिल सकता है, PRMS मिल सकता है, तो इस पे मैं जा भी नहीं रहा हूं। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पर ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, तो अब यहां पर दूसरी चीज आएगी IRMS। तो IRMS क्या आएगा, PRMS अपॉन XL, PRMS अपॉन XL। यहां पर अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इक्वेशन की यदि मैं बात करूं तो I ऑफ टी बराबर आएगा IM साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। लेकिन सवाल ये है फाई क्या आएगा, हाँ बिल्कुल, यहां पर माइनस पाई बाई टू नहीं, सिर्फ पाई बाई टू। फाई विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। इंडक्टर में क्या होगा, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। तो इसके कारण जो इक्वेशन बनेगी I ऑफ टी बराबर बनेगी IM साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई, हाँ नेक्स्ट, यहां पर जो IM होगा वो क्या होगा, Vm अपॉन XL। फिर और चीज यहां पे जो छूट गई, P एवरेज क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ, क्योंकि पावर फैक्टर क्या आएगा, 0। क्यों आया, पावर फैक्टर होता है cos फाई, अब फाई पाई बाई टू है तो cos 90 0। अगला है फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये आएगा तुम्हारा V और ये आएगा तुम्हारा I, दोनों के बीच में आंसर एंगल होगा 90 डिग्री का। अगला है इसमें वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म यदि मैं बनाऊं तो भैया देखो, पहले मान लो मैंने वोल्टेज की बना दी ये, तो अब इसमें क्या होने वाला है, ये चलेगा कितने से, 90 से पीछे। तो 90 से पीछे चलाऊंगा, मतलब मैं यहां से शुरू करूंगा माइनस 90 से, और ये इस प्रकार से देखो, ये वाला आएगा I ऑफ टी का, और जो मेरा पहला है ये वाला है V ऑफ टी का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिमिलरली हम किस पे बात करेंगे अब, प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर में कहानी क्या होगी, अब देखो मैं कोई डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें जो चीजें निकालनी है, जो पूछे जाने वाली है, वो सब चीजें बता रहा हूं। तो मैंने बोला भैया देखो, हमने लगाया एक कैपेसिटर C और इसको लगा दिया इस AC सर्किट में, तो भैया देखो ये तुम्हारा फिर से वही है, V ऑफ टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। अब यहां से हमारे पास में, क्योंकि यहां पर कैपेसिटर लगा है, ये भी क्या करेगा, इट विल ऑफर एन रेजिस्टेंस टू AC सर्किट, इसे हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और ये होगा 1 अपॉन ओमेगा C ओम, या फिर आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई FC ओम।
ओमेगा तुम्हें यहां से डायरेक्ट मिल सकता है, या फिर तुम्हें सप्लाई वोल्टेज के टर्म्स में दिया होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो भी तुम निकाल सकते हो। इसके बाद क्या आएगा, करंट। करंट कितना आएगा यहां पे, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू व्हाट, वी आर एम एस अपॉन एक्स। फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 2 का। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर है करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज पाई पाई बाई 2। तो इसलिए यहां पर आई ऑफ टी क्या बनेगा, आई एम साइन, अब लीड करना है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई बराबर है। और आई एम कितना लिखा जाएगा भाई, आई एम लिखा जाएगा तुम्हारा वी एम अपॉन एक्स सी। बस इसी पे ध्यान रखने, तो दिमाग में आर 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 चल रहा होता है। दूसरी चीज क्या छूट गया यहां पे हमारा, पी एवरेज, बोलो कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, कॉस फाई। नाउ नेक्स्ट फेजर डायग्राम। तो भैया देखो ये तुम्हारा आया वोल्टेज का, और करंट तुम्हारा आएगा इस बार ऊपर कितने डिग्री पर, वही 90 डिग्री पर। लास्ट चीज क्या बच गई, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म बनाऊंगा तो देखो हमारा वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज में हर बार ऐसे ही बना रहा हूं, ये हमारा वी ऑफ टी सेम है। अब मैंने इसलिए वी ऑफ टी को नहीं छेड़ा क्योंकि ये सेम रह गया हमारा। अब इसके बदले में हमें जो चाहिए वो बना लो। अब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो भैया लीड कर रहा है तो इस समय ऊपर होना चाहिए, तो ये आएगा तुम्हारा आई ऑफ टी का ग्राफ, खत्म। डायरेक्ट फेजर डायग्राम पर सीधा सवाल बन सकता है, भाई कौन सा किसका फेजर डायग्राम है, या मैच दी कॉलम का सवाल बना सकते हैं। वैल्यूज पे प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में वैल्यूज में क्या बनाएंगे, एक्चुअली में ये आरएमएस वैल्यूज होती हैं, पर एनसीईआरटी में उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पे बनाया हुआ है उस, हाँ डायरेक्ट, इसमें और कुछ नहीं होता है। हाँ प्योर में सिंपल चीजें होती हैं। अब देखो अब इसके बाद है ना हमारे पास में आइडियली तो क्या होते हैं पता है, आरएल सर्किट, फिर आरसी सर्किट, और फिर आता है आरएलसी सर्किट। लेकिन अभी हम लोग क्विक रिवीजन मोड में है, तो हम एक साथ करेंगे सब चीजों को। मैं यहां पे कुछ स्टेप बताऊंगा, बस उतने स्टेप तो मैं याद होने चाहिए। देखो इसमें एक लगाया मैंने आर, फिर लगा दिया एक एल, और फिर लगा दिया एक सी। इसके साथ में हमारे पास में यहां पर है एसी सप्लाई, V ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। कुछ 13 स्टेप्स की हम बात करेंगे यहां पर। सबसे पहला स्टेप है मेरा पी आर एम एस, तो ये आएगा वी एम अपॉन √2, या तो वी एम अपॉन √2 आएगा या डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे एक्स एल बराबर या तो ओमेगा एल, या एक्स एल बराबर आएगा 2 पाई एफ एल। थर्ड हम निकालेंगे एक्स सी, जो आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी ओम, या फिर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, और यूनिट आएगी ओम। हो सकता है ये चीजें तुम्हें डायरेक्टली दे रखी हो सकता है, देखो हमें नहीं मालूम एग्जामिनर के मन में क्या है। नेक्स्ट हम निकालेंगे इम्पीडेंस। हम क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस, जिसे हम कहेंगे Z। Z विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z बराबर अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसके बाद अगला है 5वें नंबर पे मैं निकालूंगा फेज डिफरेंस। क्या निकालूंगा, फेज डिफरेंस। तो देखो भैया फाई बराबर आएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। अब यहां पर कहानी क्लियर है कि यदि
एक्सएल बड़ा है तो फाई का आंसर पॉजिटिव आएगा, एक्सी छोटा, एक्सी बड़ा है तो फाई का आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैं डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर याद ये रखना है कि यदि फाई का आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब लैगिंग है। क्या है? लैगिंग। कौन लैगिंग है? करंट लैगिंग है। पाई पाई बाई 2 नहीं होगा, जो भी एंगल की वैल्यू आएगी। और यदि फाई का आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब यहां पर करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, करंट लीडिंग में है। ठीक है, आंसर से हमें इतना यहां पर पता लग जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है? इसके बाद यहां पर सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी पावर फैक्टर, तो ये आएगा कॉस फाई। लैगिंग या लीडिंग, लैगिंग या लीडिंग, तो भैया देखो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी तो आएगा लैगिंग, मतलब फाई की वैल्यू पॉजिटिव से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। और एक्स एल यदि छोटा है एक्स सी से तो हम कहेंगे लीडिंग। ये बेसिक चीजें हैं जो सबको आती हैं। ठीक है, पावर फैक्टर तक चले गए। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ करंट। अब हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ करंट। अब देखो तुम इसको ऐसे ही याद रखो, आई ऑफ टी बराबर आएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। अब यदि तुम्हारा फाई पॉजिटिव है तो तुम सीधा यहां पर पुट कर दोगे और अपने आप वो नेगेटिव में आ जाएगा। और यदि फाई नेगेटिव आया था यहां पर, तो ये यदि नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या रह गया बेटा? यहां पर यदि मैं बात करूं तो आई एम विल बी इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, या फिर आई एम इक्वल टू √2 टाइम्स आई आर एम एस। अरे यार, ये आई आर एम एस निकाला है कि नहीं निकाला पहले मैंने? अरे रे रे रे, इसके बाद का स्टेप यही था, सॉरी मेरे से स्टेप में मिस्टेक हो गई। मैं तभी सोचूं ऐसे क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। 7वें नंबर पे हम निकालेंगे आई आर एम एस और ये आएगा पी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, अब हम 8वें नंबर पे निकालेंगे तुम्हारी इक्वेशन ऑफ करंट, आई ऑफ टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। फाई की वैल्यू अगेन नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर दो, अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और करंट लीड कर जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पर आई एम बराबर आएगा √2 टाइम्स आई आर एम एस, या फिर आई एम बराबर आएगा वी एम अपॉन जेड। जो जैसी रिक्वायरमेंट है, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारे लाइन से कि भाई क्या क्या चीजें वो पूछ सकता है, वो चीजें मैं यहां पर तुम्हें बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अगला अब कुछ बचा है क्या? पावर। तो पी एवरेज कितनी आ जाएगी? पी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पी एम आई एम कॉस फाई होल डिवाइडेड बाई 2। क्यों? पी आर एम एस को लिखेंगे वी एम अपॉन √2, इसको लिखेंगे आई एम अपॉन √2, √2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। 9 हो गए। इसके बाद अगला 10वें नंबर पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। यदि ये तुमसे पूछ रहा है तो भैया वी आर बराबर तुम्हें लिखना है आई आर एम एस इंटू आर। 11 तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, ये आएगा तुम्हारा VL और ये कितना आएगा? आई आर एम एस इंटू एक्सएल। बस यही ध्यान रखना है, बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। 12
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस तुमसे पूछ रहा है कैपेसिटर, ये आएगा वीसी, और वीसी विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स टी। और 13 नंबर पे एक लास्ट रिलेशन वी आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। कभी कभी क्या करते हैं, वी आर वी एल वी सी दे देते हैं, सप्लाई वोल्टेज पूछ लेते हैं। तो ये 13 है, ये 13 तुम्हें पता है, तो तुम्हारा एसी का सवाल गलत नहीं होगा आरएलसी सर्किट के अंदर में। एक बार मैं क्विकली फिर से रिवाइज करा देता हूं। सीरीज आरएलसी सर्किट को हम देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड वे में। तो सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी गिवन है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे आरएमएस वोल्टेज दैट इज वीएम बाई रूट 2। दूसरा हम निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो कि होगा 2 पाई एफएल ओम। फिर हम निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी या फिर 1 अपॉन 2 पाई एफसी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम निकालेंगे इंपीडेंस। इंपीडेंस होगा तुम्हारे पास Z इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे फेज डिफरेंस जो होगा फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब यहां पर यदि फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो करंट लैग करेगा, और फाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो करंट लीड करेगा। मतलब ये पता लगेगा एक्सएल और एक्सी में कौन बड़ा है। उसके बाद पावर फैक्टर ये आएगा cos फाई, या फिर आप पावर फैक्टर को लिख सकते हो R अपॉन Z। इसके बाद हमारे पास में आता है आई आर एम एस दैट इज वी आर एम एस अपॉन जेड। इक्वेशन ऑफ करंट आई ऑफ टी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखनी है। फाई को तो मैं साइन के साथ पुट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू ऑफ पावर एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है तो वी आर बराबर आई आर एम एस इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है तो वी एल बराबर आई आर एम एस इंटू एक्सएल। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है तो वीसी बराबर आई आर एम एस इंटू एक्ससी। और लास्ट में इन सबका कंबाइन रिलेशन। ठीक है, अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फटाफट देख लो इसको। सवाल है यहां पे, ये रहा सवाल है। एसी वोल्टेज दिया है, अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम, फाइंड एवरेज पावर। तो क्या होगी, तो अब मैं तो बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप याद होना चाहिए कि पी एवरेज बराबर पी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई। अब इसमें जो जो चीजें चाहिए वो निकाल लेते हैं। भाई देखो इस सवाल में वी आर एम एस कितना आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा वी एम अपॉन रूट टू, दैट इज 100 अपॉन रूट टू करोगे तो ये आ जाएगा 70.7। जो वैल्यू जरूरत होगी वैसे यूज कर लेंगे। अगला है आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या आता है, तो ये आता है वी आर एम एस अपॉन आर। तो आर है तुम्हारे पास में, देखो तो मैं इसको ऐसे यूज कर लेता हूं 100 अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये आ जाएगा 10 बाई रूट टू। अब क्या रह गया, कॉस फाई। तो फाई क्या आएगा, तो फाई आता है तुम्हारा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब देखो ना तो एक्सएल है ना ही एक्सी है, तो वो तो सब जीरो हो गए, सीधा आर आएगा। तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाई 10, तो tan इनवर्स 0 मतलब 0। तो फाई 0 आ गया, तो कॉस फाई कितना आएगा 1। वैसे मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए कि प्योर रजिस्टर के लिए कॉस फाई 1 होगा। अब पी एवरेज लिख दो बेटा, वी आर एम एस कितना आएगा 100 बाई रूट टू, आई आर एम एस कितना आएगा 10 बाई रूट टू, और कॉस फाई 1।
सवाल को सॉल्व कर लो। देखो √2 और √2 मिलके 2 हो जाएंगे, इसको काटोगे तो 5, तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा 500 वैट। सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, सवाल ये है, यहां पर हमारे पास में एक एसी सप्लाई है, वही सेम सप्लाई है, देखो थोड़ा सा अलग है। कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ 10 मिली हेनरी। तो आपको बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आएगा, XL बराबर ओमेगा L। ओमेगा कितना है 314, L कितना है 10 मिली हेनरी। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 ओम। कैसे, एक जीरो यहां काट दी, 2 जीरो यहां पे पॉइंट में एडजस्ट हो गया। अगला है करंट इन द सर्किट एंड इक्वेशन ऑफ करंट। तो भैया यहां पर कैसे पहुंचू, मैं तो मेरे स्टेप पे चलता हूं सीधा सीधा। क्या, पहले हमारा VRMS आएगा। VRMS क्या आएगा, Vm अपॉन √2। Vm है 14.14 डिवाइडेड बाई √2। अब यहां पर तुम्हें पता होना चाहिए 14.14 का मतलब क्या है, 10 इंटू √2 अपॉन √2। आंसर आया 10। ये कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो पता होने जरूरी है। VRMS XL निकाल लिया, या फिर इसे तुम ऐसे भी छोड़ सकते थे, जैसा मन करे। फिर आएगा तुम्हारे पास IRMS, कितना आएगा भाई, VRMS अपॉन XL। क्यों, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, जेड तो निकालना ही नहीं है। तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई XL है 3.14, डिवाइड करोगे तो 3.14 ही आएगा। पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर 10 होता है, पता हो तो। अगला IRMS के बाद में यहां पर पाई कितना आएगा, R0 है सिर्फ, XL है तो 90 डिग्री आएगा। हाँ भाई प्योर इंडक्टर है ना, तो फेज डिफरेंस याद करो, ये वोल्टेज है, ये करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर है। देखो यदि सिर्फ करंट पूछा है मतलब तुम्हें IRMS ही निकालना है। यदि तुमने सर्किट में एमीटर लगा दिया और फिर करंट पूछा है तब भी तुम्हें IRMS ही निकालना है, क्योंकि एमीटर जो है वो RMS वैल्यू ऑफ करंट ही मेजर करता है। नाउ इक्वेशन, IM के लिए बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। I ऑफ टी कितना आएगा, तो ये आएगा IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय सॉरी माइनस पाई, बराबर है। IM कितना आएगा भाई, तो IRMS में √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो IM आएगा 3.14 इंटू √2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब 314T, ओमेगा 314 है ना, माइनस पाई बाई 2। दैट्स इट, सवाल खत्म। अब थोड़ी कैलकुलेशन है जो मैंने छोड़ दी है यहां पर, उतनी कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है भाई। 3.14 इंटू √2 कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्यों, अरे 1.4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई तो करना है, उतनी तो मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे ना, और ये एज इट इज रहेगा। या फिर इसमें से माइनस बाहर निकाल के इसे कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब ये आंसर ऐसा भी दिया हो सकता है एग्जाम में, माइनस 3.14 इंटू √2 कॉस 314T। कैसे आया भाई, देखो ये माइनस को बाहर लिखा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन माइनस बाहर जा चुका है तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। आगे बढ़ता हूं, अरे हाँ यहां पर सवाल देखो। अब देखो यहां पर सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 √2 sin 100t volt। इफ एन एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट द रीडिंग विल बी। तो एमीटर लगाया है मतलब ये क्या मेजर करेगा, IRMS। तो IRMS तक पहुंचने का रास्ता कहां से शुरू होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, VRMS। बोलो VRMS क्या आएगा, Vm बाई √2। Vm कितना है
200 √2 डिवाइडेड बाई √2 मतलब कितना आ गया 200 वोल्ट। इसके बाद हमने जो स्टेप लिखे उसमें हम दूसरे नंबर पे क्या निकालते हैं एक्सएल, जरूरत नहीं है। फिर एक्ससी, एक्ससी कितना आएगा 1/ω/c, तो 1/ω कितना है 100, सी कितना है 1 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो कट जाएंगी, 4 जीरो मतलब 1 2 3 4 जीरो और ओम। इसके बाद क्या निकालते हैं Z, पर Z की जरूरत नहीं है क्योंकि Z ही XC होगा। उसके बाद क्या निकालते हैं IRMS, वो क्या होता है VRMS अपॉन Z। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा VRMS अपॉन XC। VRMS कितना 200, XC कितना 1 2 3 4 जीरो। अब यहां पर ध्यान से देखो ऑप्शन में वो क्या देगा, एक जीरो से एक जीरो काट लूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 20 × 10⁻³ एम्पियर, मतलब मैं इसे लिखूंगा 20 मिली एम्पियर। ये होगा आंसर ऑप्शन में, ना कि वो 0.02 वाला। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है तुम कहां क्या गलती करने वाले हो सकता है ऐसा नहीं है, वो 0.02 एम्पियर भी दे सकता है, कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ रहा है। सवाल बहुत, जो मैंने वो 13 स्टेप बताए ना उससे सब सवाल सॉल्व हो जाते हैं तुम्हारे आरएलसी के। एक दो बार बस लिखो और याद कर लो। अगला सवाल देखो। अब देखो इस बार क्या दिया उसने सवाल में, इस बार उसने बोला है 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये क्या है VRMS और वो फ्रीक्वेंसी, और पूछा है RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो भैया देखो हमारी शुरुआत वही है, रटी रटाई शुरुआत, VRMS सीधा गिवन है 200। फिर उसके बाद क्या निकालता हूं XL, जरूरत ही नहीं है कैपेसिटर है। फिर क्या निकालूंगा XC, XC क्या होगा 1/ω/c होगा, नहीं होगा तो फिर मैं क्या निकालूंगा 1/2πf। अब बोलो कितना आ जाएगा 1/2, पाई मतलब आएगा 3.14, f मतलब आएगा 50 और c कितना है, c है तुम्हारा 40 माइक्रोफैरड। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये 2 इंटू ये करते हो तो 1/314 ही होता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा XC बराबर, इसको ऊपर भेज दो तो ये आएगा 10 की पावर 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने यहां लगा दी। इसको देखो क्या हो जाएगा, मैं इसे 100 × 3.14 × 40 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? कैलकुलेशन के लिए क्यों जरूरी है समझना, यहां पे 2 और 1 3 जीरो तो डायरेक्ट निपट गई। अब ये क्या बचा है, ये क्या बचा है 1000 बचा है क्या? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 10 × 100 डिवाइडेड बाई 3.14 × 4। अरे भाई 3.14 ये रहा, 4 ये रहा। अब इसको कैंसलेशन करने के लिए ध्यान दो, इसको यदि मैं इससे काटूं तो ये 3.14 ही आएगा भाई। 3.14 मतलब पाई, और पाई का स्क्वायर 10 ये, और 4 को यदि मैं यहां काट दूं तो ये आ जाएगा 25। 4 को यदि मैं यहां काट दूं तो ये कितना आएगा 25। बोलो इतना क्लियर है? अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, 25 × 3.14 करोगे तो कितना आएगा, इसको लगभग यदि निकालूं तो अप्रोक्सीमेट 80। कैसे 25 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 25 × 75। अब देखो ये पॉइंट में 14 है तो 0.1 करूंगा तो 2.5 आएगा, 2.5 2.5, तो 75 + 2.5 77। और ये लास्ट में 4 है तो उसका 1 आएगा, मतलब 25 × 0.04 करूंगा तो 1 आएगा, मतलब कितना हो गया 78.5। अब 78.5 को मैं डायरेक्ट 80 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो मैं ये समझ रहा है ना 78.5 का मतलब 78.5। हाँ क्योंकि क्या मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू ये, तो 78.5। तो मैं रफली इसे 80 लिख दूं तो कोई बुराई?
ऐसी कैलकुलेशन में अटक जाते हो। वो क्या है ना, प्रैक्टिस से आती है। महाराष्ट्र में यही दिक्कत है, तुम लोगों को इतनी फास्ट कैलकुलेशन सिखाई नहीं जाती है, क्योंकि तुम लोगों को क्या है ना, पेपर में वो रटी रटाई चीजें आ रही है ना, बोर्ड के लेवल डाउन कर दिए। सीबीएसई वालों की भी यही हालत है। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं मेरे यहाँ से राजस्थान बोर्ड से जब मैं करके निकला था ना मैथ्स, हमारी मैथ्स बहुत अच्छी थी। यहाँ तो यहाँ के बच्चों को मैं देखता हूँ कुछ आता ही नहीं है। ये क्या है ना, ये अपनी सेल्फ प्रैक्टिस से बनती है। खैर ये 80 आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए इसके बाद? ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं और ये प्रैक्टिस से आती है। अब क्या चाहिए? आईआरएमएस। जेड तो निकालना नहीं है क्योंकि प्योर कैपेसिटर है। तो क्या आएगा? वीआरएमएस अपॉन एक्सी। डायरेक्ट लिख दूं। वीआरएमएस कितना है? 200 और एक्सी कितना है? 80। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 8 दूना 16, 4, 2.5। भाई 2.4 आएगा, हमने 2.5 है भी नहीं, 2.4 तो वैसे भी। यहां पे क्या है? अब देखो सवाल, ये पीवाईक्यू है शायद। क्या सवाल दिया है? अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वी ऑफ टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस आइडियल कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर है तो यहां पे क्या होगा? करंट लीड करेगा क्या? करंट लीड्स वोल्टेज कितने से? पाई बाई 2। हमें याद होना चाहिए। अब देखो करंट यदि लीड कर रहा है तो क्या इसका दूसरा मतलब ये है वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। अब देखो ये कॉमन सेंस है भाई। यदि भाई दो हैं, राम और श्याम, अब राम आगे चल रहा है तो श्याम पीछे है, और यदि श्याम पीछे इसका मतलब राम डेफिनेटली आगे होना चाहिए। यहां वोल्टेज और करंट है, तो यहां पे क्या है? करंट लैग्स वोल्टेज। गलत। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। हाँ यही सही है। अरे भाई पी एवरेज क्या आया था? 0, एल के लिए भी और सी के लिए भी। करंट इन फेज विद वोल्टेज। गलत। करंट लीड्स वोल्टेज बाई 180, ये भी गलत। 90 होना चाहिए। अब इस तरह के सवाल हो सकते हैं, मल्टी स्टेटमेंट में डाल दे 5-6 सवाल, और कौन से सही हैं 3-4। यहां पर क्या दिया है? अब देखो ये पूरा आरएलसी का सवाल है शायद, या फिर आरएल का सवाल होगा, जो भी है। हाँ देखो सवाल पढ़े मैंने, और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम, इंडक्टेंस 35 मिली हेनरी, मैंने सप्लाई लगा दी ये वाली। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। करंट चाहिए मतलब क्या चाहिए? आईआरएमएस तक पहुंचना है। मेरा पहला स्टेप पीआरएमएस कितना है? 220। दूसरा स्टेप एक्सएल कितना है? 2 पाई एफएल से निकालूंगा, 2 पाई एफ 50 और एल 35 मिली हेनरी। अब यहां पर देखो क्या कैलकुलेशन करूं मैं? 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। दो जीरो मतलब ये बचेगा 3.14 इंटू 100 का मतलब 2 जीरो चले जाएंगी, -1 हो जाएगा। इसे मैं 3.5 लिख दूं तो इसको भी काट दूं तो अब 3.5 इंटू 3.14, 35 इंटू 3.14 करना है मेरे को। लगभग कितना आएगा? क्यों भाई? अरे 3.14 इंटू 3.14 ही 10 हो जाता है, और 3.5 इंटू 3 करोगे तो 10.5 तो वही हो जाता है, ये आएगा 11। कैसे पता लगा मुझे? 3.14 इंटू 3.14 आता है 10। 3.5 इंटू 3 करते हैं, 35 इंटू 3 करने पर 105 आता है, मतलब 10.5। अब 10.5 में 14 और जोड़ना है, तो 0.1 जोड़ोगे तो 0.35 जुड़ेगा, तो 10.5 प्लस 0.35 तो 10.85। और ये लास्ट का जो 4 है मतलब 3.5 इंटू 0.04, तो वो कितना आएगा? 0.014 आएगा। हाँ तो 11 के ही आसपास आएगा। मैंने कहां तक पहुंचा दिया? तो मैं 10.95 पे पहुंचा दिया। अब 10.95 को 11 लिख देता हूं,
ज्यादा बुद्धिमानी है क्योंकि ये 11 मुझे दिख रहा है यहां पे। इसके बाद क्या निकालते हैं भाई, पीआरएमएस, एक्सएल, एक्सी, उसके बाद जेड क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने क्या बोला, आरएलसी रट लो तुम तो 13 स्टेप, जो नहीं है उसको गायब करते चले जाओ। अब एक्सी नहीं है तो एक्सी 0, तो ये कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ आरएल 11 का स्क्वायर, एक्सएल 11 का स्क्वायर, मतलब 11√2। कहां तक आ गया मैं, जेड तक। जेड के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, फाई। फाई क्या होगा, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। XC है नहीं तो भूल जाओ, तो कितना आएगा, tan इनवर्स XL 11, R 11, 11 11 1, मतलब tan इनवर्स 1, एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का। इसके बाद क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर, पर हमें जरूरत नहीं है, अब ये बुद्धि हमें खुद लगानी पड़ेगी। भाई पावर फैक्टर की जरूरत क्या है क्या, वैसे नहीं है मान लो, पर तुम निकाल लेते हो, ये 4 के बाद ये 5, cos 5 कितना आएगा, cos 45 1/√2। चलो इसके बाद, हाँ पीएफ पावर फैक्टर ही बोला जाता है। नहीं नहीं कुछ और नहीं बोलते, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, मेरी नॉलेज जितनी सीमित है उस नॉलेज के अनुसार। हाँ भाई, इसके बाद पहले आईआरएमएस, और यही हमें चाहिए भी। आईआरएमएस क्या आएगा, पीआरएमएस अपॉन जेड। जेड निकाला है क्या, निकाला हुआ है। पीआरएमएस कितना है 220, जेड कितना है 11√2। बोलो यस और नो। 11 से काटोगे 2 बार, 20/√2। अब देखो यहां पे ये है 20/√2, इसको नीचे √2 और ऊपर √2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये √2 2 के क्या बनेगा, tan√2। खत्म, यही आंसर है। क्या, हाँ क्या हो गया, ये मैंने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बताया कि तुम्हें क्या स्टेप है। नीड कहीं नहीं थी, वो बुद्धि हमें ही चलानी है। पावर फैक्टर की कौन सी नीड थी, निकाला ना, क्यों, जस्ट कि तुम्हें स्टेप लाइन से याद हो, पर नहीं है। अब देखो वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मुझसे पहले नहीं पढ़े, मैं तो भाई सिंपल सी बात है, नीट वालों को ये 13 स्टेप लाइन से रटा देता हूं, ये रट लो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। हाँ भाई, अब क्या है, आरसी सर्किट बोला है, तो हमारी शुरुआत तो वही है भाई, सबसे पहले सवाल में ढूंढो वीआरएमएस है क्या कहीं, 50 सीधा दिया है। उसके बाद एक्सएल जरूरत नहीं है, एक्सी की जरूरत है। बोलो एक्सी क्या आएगा, 1/2 एफ सी, 1/2 एफ कितनी है 50/पाई है, और सी कितना है 25 और माइक्रो फैरड है। अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा लो, पाई ने मारा पाई को, 50 × 2 100 करोगे मतलब -4, मतलब ये ऊपर कितनी जीरो जाएंगी 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 25, 25 से काटोगे तो ये आएगा 400 ओम। अब देखो R 300 ओम क्यों दिया है, क्या रीजन है, Z बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL 0 है तो मैं सीधा XC का स्क्वायर लिख दूं, हाँ ये आएगा 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, मतलब ये आएगा 500 ओम। क्या आ गया, Z। Z के बाद बोलो, करंट पूछा है तो मैं सीधा IRMS लिख दूं, कितना आएगा भाई IRMS, PRMS अपॉन Z। PRMS है 50, Z है 500, बोलो कितना आएगा 0.1 एम्पियर। है क्या कोई रॉकेट साइंस, बस लाइन से तुम्हें स्टेप याद होने चाहिए।
अगला सवाल देखो, अब इस बार आर भी है, एल भी है और यहां पर सी भी है, आर भी है, एल भी है और सी भी है। तो अब क्या करें? अब तो पूरे स्टेप लगेंगे क्योंकि फाइंड एवरेज पावर तक आ गई बात। पहला बोलो VRMS क्या आएगा? अब देखो यहां ध्यान दो, पीक वोल्टेज लिखा है, मतलब VM अपॉन √2, मतलब कितना आएगा? 50 √2 अपॉन √2, मतलब ये आ गया 50 वोल्ट। अगला स्टेप क्या आएगा भाई इसके बाद? XL कितना है? 2 पाई FL, 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 50/पाई और L 1, पाई ने पाई को मारा मतलब 100 ओम। तीसरा XC 1/2 पाई FC, 1/2 पाई 50/पाई और C कितना है? 20 माइक्रोफैरड। अब यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से कर लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। पाई से पाई कैंसल, 50 × 2 100 और एक ये 3 जीरो उड़ गई मतलब -3, ऊपर जाएगा तो 1000, 1000/2 मतलब 500 ओम। क्लियर है क्या? इसके बाद क्या निकलता है हमारा? Z क्या आएगा? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हाँ, बात वही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना XL माइनस XC रहेगा तो सवाल गलत नहीं होगा। R कितना है? 300 का स्क्वायर प्लस XL कितना आया था? 100 माइनस XC आया था 500, पूरे का स्क्वायर करो, लास्ट में आंसर आएगा 500। क्यों? 100 माइनस 500 मतलब -400, माइनस 400 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर 300 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर का रूट 500 ओम। एज यूजुअल अगला बोलो इसके बाद, हाई tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। बोलो कितना आएगा यहां पर? tan इनवर्स XL कितना है? 100 माइनस XC 500 डिवाइडेड बाई R 300। बोलो भैया क्या हो जाएगा यहां पर? tan इनवर्स 100 में से 500 गए, -400 डिवाइडेड बाई 300, माइनस गया बाहर, tan इनवर्स 4/3। एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये? 53। 53 मतलब माइनस का 53 डिग्री। तो यहां से क्या होगा? ये लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा? लीडिंग होगा। छठवां, पावर फैक्टर cos 53 डिग्री, ये आएगा 4/5, दैट इज 0.8। अब देखो मैं इतनी स्मूथली कैलकुलेशन क्यों कर पा रहा हूं? प्रैक्टिस है, मुझे ये एंगल्स याद हैं। 53 डिग्री तुमने देखा है कि नहीं देखा है? 37 53 देखे ना, कराए होंगे, क्योंकि तुम जिस क्लास में पढ़ गया वहां पे भी कराते हैं वो लोग, है ना? 37 4/5 होता है। मैंने उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, लो जोश जोश में गलती हो ही गई। cos 53 डिग्री चाहिए। cos देखो sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4। अब ये sin 53 लिखेंगे तो कितना आएगा? sin 53 होगा 4/5 और cos 53 होगा 3/5। जोश जोश में होश खो बैठे 0.6। भाई 10:15 हो गए तो फटाफट, इतनी जल्दी इतना टाइम निकल गया। चलो कोई बात नहीं। 0.6 लीडिंग या लैगिंग? लीडिंग ही, अरे लीडिंग रहेगा ना। अब कौन चाहिए? एवरेज पावर। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप क्या है? IRMS। IRMS क्या आएगा?
VRMS अपॉन Z। VRMS कितना है? अब देखो, अभी मैं यहां पर निकलवा रहा हूं सारे स्टेप, पर आइडियली स्पीड में करना है तो तुम्हें जो चीजें चाहिए सिर्फ उसी पे फोकस करो। अब देखो, मैं यहीं से पावर पे चले जाता हूं। पावर क्या आएगी? तो VRMS, IRMS और cos फाई। VRMS कितना है? 50, IRMS कितना है? 0.1 और cos फाई 0.6। सही है ना? तो अब देखो, 50 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, एक जीरो से तो ये चला गया, 5 का 30, मतलब आंसर आएगा 3 वैट। खत्म। अगला सवाल देखो, ये शायद तुमने देखा होगा, PYQ है ये। हाँ, क्या आएगा इसमें? सीरीज LCR को हमने एल को रिमूव किया तो फेज डिफरेंस है π/3। तो भैया फेज डिफरेंस क्या होता है? तो ये होता है tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। अब उसने क्या बोला? उसने बोला L को रिमूव कर दिया तो XC अपॉन R बचेगा, वो कितना है? π/3। मतलब π/3 बराबर आएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। फिर उसने क्या बोला? इफ इंस्टीड, मतलब L की जगह यदि हमने C को रिमूव कर दिया तो है π/3, मतलब π/3 किसके बराबर हो जाएगा? tan इनवर्स XL अपॉन R के। द पावर फैक्टर। अब देखो, यहां से मेरे पास में दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये भी π/3 है, ये भी π/3 है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स XC अपॉन R विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि tan इनवर्स गया, R से R गया, तो XL बराबर आ गया XC और XL बराबर XC आ जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या आएगा? 1। भाई XL बराबर XC तो फाई 0 हो जाएगा, फाई 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर 1 आएगा। XL बराबर XC कंडीशन है रेजोनेंस की। अगला सवाल देखो। अब देखो, इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब इसको मैं करवाऊंगा नहीं, तुम खुद से कर सकते हो। सिंपल चीजें हैं। यहां पर तुम्हें वोल्टेज दिया है, ये L है, ये C है, ये R है। स्टेप तुम्हें पता है। ये पावर लॉस मतलब वही एवरेज पावर ही निकालनी है। सिंपल है, सवाल को सॉल्व कर लो। आंसर मुझे भी नहीं मालूम क्या है। अगला है सीरीज रेजोनेंस। देखो, जो चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है मैं उतनी चीजें कवर करवा रहा हूं। अब रेजोनेंस की कहानी ये है कि यदि XL बराबर XC हो जाए तो जो सर्किट है वो तुम्हारा बन जाता है प्योर रजिस्टिव सर्किट। क्या बन जाता है? प्योर रजिस्टिव सर्किट। और प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाता है तो इम्पीडेंस जो है सर्किट का वो तुम्हारा मिनिमम हो जाता है और सर्किट में जो करंट है वो तुम्हारा मैक्सिमम हो जाता है। ये जो कहानी हो रही होती है वो हो रही होती है ओमेगा नॉट बराबर 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ LC या F नॉट बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। इसे हम कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बस इतना सा फर्क है एंगुलर और ये। मतलब यहां पर तुम्हें जो जिस चीज पे ध्यान देना वो ये है कि भैया इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड और इसकी आएगी हर्ट्ज। हाँ, इसी में फंसा सकते हैं बस। अब इसमें यहां पर हमारे पास में आएगा कुछ कंडीशन। देखो क्या? हाँ,
बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने सिर्फ काम की चीजें लिखी है। यदि एक्सएल बराबर एक्सी हो या फिर पीएल बराबर वीसी हो, एक ही बात है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ये लिखा हो। चोक कॉइल मतलब आर और एल, आर एल सर्किट ही चोक कॉइल होता है। ट्रांसफॉर्मर तो सबसे लास्ट में ना, पहले ये सीरीज, ये रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के बाद ही तो वो आएगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर थियोरेटिकली सवाल आ सकते हैं। देखो यहां पर जो ओमेगा नॉट है वो है तुम्हारी एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा जो है वो है सप्लाई वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो शुरुआत में तुम फ्रीक्वेंसी जब कम है तो करंट लीड्स द वोल्टेज बिकॉज एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि एक्सी का फॉर्मूला है 1/2 एफ सी या 1/ω/c, और एक्सएल का है सीधा ओमेगा एल या 2πfl। तो जब इनिशियली तुम्हारी सप्लाई या अप्लाइड, सप्लाई बोलो या अप्लाइड बोलो एक ही बात है, अप्लाइड वाली कम है तो शुरुआत में करंट लीड करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सी बड़ा होगा। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो उस समय तुम्हारा सर्किट में जेड बराबर आर, करंट मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम बढ़ाएंगे, अब बढ़ाएंगे तो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। अब करंट तुम्हारा लैग बिहाइंड, मतलब पीछे रह जाएगा। हाँ वही बात है, लेकिन सवाल जो है ना वो थियोरेटिकल पूछा जा सकता है कि भैया रेजोनेंस में क्या कहानी हुई। इसमें थियोरेटिकल सवाल बन सकते हैं, इसका यूज वगैरह अभी छोड़ो, अभी उन चीजों पे मत फोकस करो, अभी काम की चीजों पे देखते हैं हम लोग। यहां पर एक चीज आती है क्वालिटी फैक्टर। अब देखो क्वालिटी फैक्टर में हमारे पास में तुमने शायद ये ग्राफ देखा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ देखा है क्या तुमने? यहां पर एफ या ओमेगा लिखा रहता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे यहां पर ऐसे बन रहा होता है। यहां पर क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर करंट मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट है ओमेगा नॉट का। इसके बाद में यहां पर 2 पॉइंट और आते हैं ग्राफ में, यदि तुमने नोटिस किए हो, ये आएगा ओमेगा 1 और ये वाला आएगा ओमेगा 2। ये वो पॉइंट है जहां पर पावर जो है वो मैक्सिमम पावर की हाफ है। दैट इज, इसका मतलब यहां पर जो आई है वो Im/√2 है, ठीक है। तो ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का जो डिफरेंस है उसे बैंडविड्थ कहा जाता है। ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के डिफरेंस को बैंडविड्थ कहते हैं, और यहां पर इतनी सी जो चीज है इसे हम डेल्टा ओमेगा कहते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर जो है ये तुम्हारा एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशो कहलाता है, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू जो दिखा रहा है वो क्या है? डिफरेंस इन रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच पावर कंज्यूम इन आरएलसी सर्किट इज हाफ द पावर कंज्यूम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम मतलब पावर मैक्सिमम, उसकी हाफ ये वाला पॉइंट है, देखो। और करंट तुम्हारा उस जगह पर Im/√2 होगा। यहां पर एग्जामिनर सवाल बहुत प्यारे प्यारे बना सकता है, जैसे कि यही ग्राफ ही दे दे कुछ, या क्वालिटी फैक्टर डायरेक्ट पूछ ले। भाई क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालोगे तुम? यहां पर डिफरेंस निकाल के बराबर, और ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कैसे आएंगे? तो जहां पे पावर जो है उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो हाफ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पावर कैसे निकालेंगे? तो VRMS इंटू IRMS, सिर्फ VRMS और IRMS करके जो पावर आएगी
उसकी जब हाफ करेंगे तो वहां सीधा Im तुम्हारे पास Im√2 आ जाएगा। इसको कंपेयर कर लो, ω1 और ω2 मिल जाएंगे तुम्हें, जो करंट की इक्वेशन है। सीधा कैलकुलेशन वाइज यहां पे बहुत सारी चीजें बन सकती है। थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है इसी लाइन पर। ये बैंडविड्थ लिखा है, ये 2 डेल्टा W होता है, 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा नहीं है, 2 डेल्टा ओमेगा है, क्योंकि बैंडविड्थ का मतलब ω2 माइनस ω1 है। और ये जो डेल्टा ओमेगा है वो क्या है? एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अगला है यहां पर, अब देखो ये सवाल है, अब ये एकदम बेसिक लेवल का ही सवाल है और ये PYQ है। बहुत खतरनाक चीजें एग्जामिनर ने नहीं पूछी है। अब जैसे ये सोर्स वोल्टेज है, तुमसे क्या पूछा है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट में यदि न्यू नॉट हो और AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो भैया रिलेशन क्या है? तो भैया देखो सिंपल सी बात ये है, न्यू कितनी आएगी? तो 100 बराबर 2 पाई न्यू। तो न्यू कितना आएगा? 100 अपॉन 2 पाई। तो न्यू कितना हो गया? 50 अपॉन पाई। अब मैंने 50 अपॉन पाई क्यों छोड़ा? क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं। अब दूसरा तुम्हें क्या चाहिए? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको क्या नाम दिया है? न्यू नॉट। ये क्या आएगी भैया? 2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। तो न्यू नॉट निकाल लो, 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L कितना है? 10। C कितना है? 10 माइक्रो फैरड। नाउ सॉल्व इट। अब इंटरेस्टिंगली देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक और एक 2 जीरो, तो ये -4 का रूट 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 2 पाई, मतलब ये भी आएगा 50 अपॉन पाई। तो सप्लाई और ये दोनों क्या हैं? सेम है। और कितनी है? 50 अपॉन पाई। अब तुम ऐसे सोचो, तुमने पहले इसी को सॉल्व कर लिया था, तो भैया देखो ये 100 गलत, ये 50 गलत, ये और ये 50 ये भी गलत, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं। हाँ भाई अगला देखो। अब देखो यहां पर क्या खेल है, पता है क्या खेल है? यूनिट का खेल है। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। तो भैया देखो, एक रेडियन पर सेकंड है और एक किलो हर्ट्ज वगैरह है। तो भैया यदि मैंने ओमेगा नॉट निकाला तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ LC। इसकी यूनिट क्या आएगी? रेडियन पर सेकंड। तो बोलो कितना आएगा? L कितना है? 10 मिली हेनरी। और C कितना है? 1 और माइक्रो फैरड। बोलो भाई कितना हो जाएगा? एक जीरो से काटोगे ये -2, -2 और -6 -8, -8 का रूट -4, -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4। मतलब ओमेगा नॉट तो आंसर रेडियन पर सेकंड में यही आएगा, बराबर। तो रेडियन पर सेकंड के तो दोनों उड़ गए। अब क्या रह गया? ये F नॉट, ये क्या आएगा? 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। अब देखो 1 अपॉन अंडर रूट LC तो मैं पहले निकाल चुका हूं, 10 टू द पावर 4। ये क्या है? 2 इंटू 3.14। अब यदि इंटरेस्टिंगली देखो तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? 10 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3.14 और यूनिट क्या आएगी? हर्ट्ज। अब यहां पर ध्यान दो, इसको काटूंगा तो 3.14 और फिर इसके बाद दोबारा काटूंगा 2 से तो कितना आएगा? 1.57 इंटू 10 टू द पावर 3 और हर्ट्ज, मतलब 1.57 किलो हर्ट्ज। तो देखो ये आंसर खत्म। हाँ, अब 1.57 या 1.59 जो भी निकाला बच्चे ने, क्या वो उसके बाद इसमें और इसमें नहीं कंफ्यूज हो सकता है? गड़बड़ी कर सकता है, हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी होगी। अब है ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक AC सर्किट से दूसरे AC सर्किट में
ट्रांसफर करता है विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बट वोल्टेज और करंट चेंज हो सकते। अब ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं भाई, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होती है, ट्रांसफार्मर की कोर जो लैमिनेटेड होती है। इसमें एक साइड में क्या होती है, इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग, एक साइड में होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पर तुम्हारा इनपुट सप्लाई होता है Vp, और यहां पर तुम्हारा क्या कनेक्टेड होता है, लोड। अब कहानी क्या है, यदि तुमने यहां पर AC सप्लाई लगाई तो ये AC सप्लाई कंटिन्यूसली चेंज होगी, इसके कारण यहां का करंट चेंज होगा। इस करंट के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स का कुछ हिस्सा यहां से पास करेगा। अब चूंकि ये करंट लगातार बदल रहा है तो यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा तो भैया इसके कारण यहां पर ये क्लोज लूप है तो यहां पर एक इंड्यूस करंट आएगा। और इस प्रकार हमने क्या किया, यहां से यहां तक हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया। मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पर, म्यूचुअल, मुत्तुलाल हो गए तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अब यदि हमारा ट्रांसफार्मर, मैं बात करूं तो इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स है NP, इस साइड में नंबर ऑफ टर्न्स है NS। अब यदि तुम्हारा ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो भैया जी आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर, that is Vp into Ip will be equal to Vs into Is। यहां से तुम क्या लिख सकते हो, Vp अपॉन Vs बराबर होगा Is अपॉन Ip। दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनके साथ में रिलेशन क्या होगा, Vp अपॉन Vs विल बी इक्वल टू Np अपॉन Ns। अब यहां पर इस नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पर ट्रांसफार्मर के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है यदि NP बड़ा है NS से तो यहां पर Vs छोटा आ जाएगा, या फिर ये कहिए Vp बड़ा हो जाएगा Vs से, तो ये होगा तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरी कहानी कि इफ NP छोटा है NS से, अर्थात क्या हो जाएगा, Vp छोटा हो जाएगा Vs से, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज बड़ा होगा, मतलब तुम्हारा वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम इसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। ये पूरी कहानी है आइडियल ट्रांसफार्मर की, लेकिन ट्रांसफार्मर में लॉसेस भी संभव हैं। अब ट्रांसफार्मर में यदि लॉस हो जाए तो उस लॉस को तुम इनपुट में से क्या कर दो, सबट्रैक्ट, माइनस करोगे लॉस को। हाँ, और क्या, बिना लॉस गिवन रहेगा तुम निकालोगे कैसे, कहाँ गया भाई कुछ, ये रहा, लिखना है, इसमें क्या लिखना है, ये सब चीजें तुम्हें याद होंगी अभी तक, मुझे ये फील होता है। एनर्जी पूरी डाउन हो गई। हाँ, AC लगवाएंगे, अभी बजट नहीं है, पैसे आएंगे तब लगवाएंगे, अभी बिना पैसे के काम चल रहा है। ये हो गया। यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब सवाल क्या है, देखो इसमें किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, एक ही सवाल करवा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम। इस साल ट्रांसफार्मर के, हाँ AC से आ सकते हैं, वो अलग। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू AC मेंस सप्लाई
इसका मतलब ये क्या चीज है, प्राइमरी। टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वैट लैंप। देखो जो लोड होता है ना, लोड वाली साइड हमेशा सेकेंडरी साइड होती है। तो भैया तुम्हें देखो क्या क्या गिवन है, तुम्हें वीपी गिवन है कितना 220, और क्या गिवन है, वीएस गिवन है 11 वोल्ट, और आउटपुट पावर गिवन है 44 वैट। अब उसने बोला पावर लॉस नहीं है, तो करंट क्या होगा प्राइमरी में, तो पावर लॉस नहीं है मतलब इनपुट पावर किसके बराबर आ जाएगी, आउटपुट पावर के। अब मान लो उसने बोला होता 20% का लॉस है, तो हम 20% लॉस कंसीडर करके सवाल को निकालते हैं, मतलब उस केस में आउटपुट पावर क्या आती 80%, 20% लॉस हो गया तो 80% बच गया, तो 0.8 टाइम्स। खैर, तो इनपुट पावर को क्या लिखूंगा मैं, वीपी इंटू आईपी। आउटपुट पावर तो मैं डायरेक्ट पता है 44 44, वीपी कितना है 220, आईपी तो मैं निकालना है, और ये आ गया 44। बोलो कितना आ जाएगा, जैसे 22 से काटोगे तो 22 2 बार और ये 10 बार, तो आईपी कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। सवाल खत्म। अब इसमें कुछ बचा है क्या, मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा, ईएम वेव चालू हो रहा होगा यहां से, हाँ ईएम वेव चालू हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है भाई,